आज पढ़ेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर 6 स्टार्ट कर रहे हैं अपन। एंड व्हाट इज दैट? चैप्टर 6 ऑफ इकोनॉमिक सर्वे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। इकोनॉमिक सर्वे में इसको क्यों ऐड किया गया? फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वेश्चन ये बनता है, बट उससे पहले सवाल बनता है व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? when you do not compromise the needs of future generation for your development, for present generations development। मतलब आप डेवलपमेंट कुछ इस तरह से करोगे कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो प्रिजर्व रहे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी। आप सारे के सारे नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट नहीं कर लोगे। अब जैसे वाटर है, अगर तुमने सारा का सारा वाटर एक्सप्लॉइट कर दिया तो अगली जनरेशन के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। ठीक है, सब एक्सट्रैक्ट कर दिया, ग्राउंड वाटर जीरो कर दिया, कुछ नहीं बचेगा। अगर तुमने एयर को इतना पॉल्यूटेड कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन इतना ज्यादा हुआ कि ग्लोबल वार्मिंग इतनी बढ़ गई है कि अर्थ पे रहना मुश्किल हो गया है ना, या फिर बहुत सारी जो लैंड एरियाज हैं वो सी के लेवल, सी सरफेस लेवल है वो उनसे ऊपर आ गया तो वो अंडर वाटर हो गए, है ना। तो जो सी सरफेस लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा तो बहुत सारे एरियाज जो कोस्टल एरियाज हैं वो अंडर सी हो जाएंगे, तो लैंड रहने के लिए कम हो जाएगी। पॉपुलेशन ऑलरेडी इंक्रीजिंग है परमानेंट, अगर पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी तो एरिया की डेंसिटी कितनी बढ़ जाएगी, जगह कम हो जाएगी, लोग ज्यादा हो जाएंगे, फिर क्या होगा? वॉर। वॉर होंगे हर चीज के लिए लेटर ऑन। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बेसिक मीनिंग क्या है कि आपको आज अपना डेवलपमेंट करना है, उसको रोकना नहीं है, बट वो इस तरह से करना है कि फ्यूचर जनरेशन के लिए नेचुरल रिसोर्सेज इंटैक्ट रहें, उनको भी वो उनकी जो नीड्स हैं उनको ध्यान रखते हुए आपको आज, जैसे माँ बाप पैसे खर्च करते हैं ना, वो जो कमाते हैं, अगर बेटी हो गई तो बेटी की शादी करनी है उसकी सेविंग अलग कर रहे हैं, बेटा हो गया तो बेटे की पढ़ाई की सेविंग अलग कर रहे हैं, आजकल बेटी की पढ़ाई की भी करते हैं, है ना। तो थोड़ा सा तो चेंज हो रहा है। बेटा और बेटी छोड़ो, वो मतलब बच्चों के लिए माँ बाप क्या करते हैं? सेविंग करते हैं अपने रिसोर्सेज में से, और खुद नहीं तो वो ये भी तो सोच सकता है कि बच्चे अपना देखेंगे, मैं तो आज खाता हूँ पीता हूँ मस्त इंजॉय करता हूँ, है ना। पर वो अपनी उनमें से अपने आप को थोड़ा सा मिनिमलिस्टिक होकर कम खर्चा करके बच्चों के लिए, फ्यूचर के लिए सेव करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। वैसे ही हमें भी क्या करना है, या तो हमें ऐसी टेक्नोलॉजीज डेवलप करनी है जैसे जिनमें एनर्जी जो है, सोलर एनर्जी कभी खत्म नहीं हो सकती। अगर हम उसको यूज करके हम कोई भी काम करेंगे तो वो एक तो ग्रीन एनर्जी का पार्ट हो गया, दूसरा वो क्या है, वो एग्जॉस्टेबल नहीं है, वो एग्जॉस्ट नहीं होगी, और टेक्नोलॉजी वो डेवलप हो गई तो फ्यूचर में भी वो काम आएगी बच्चों के भी, है ना। तो हम ऐसी टेक्नोलॉजीज पे वर्क कर रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रहा है, साथ में हम यूज करने की कोशिश कर रहे हैं कि CO2 का एमिशन कम कर दिया जाए, किसी तरह कार्बन एमिशन कम हो जिससे ग्लोबल वार्मिंग कम हो, और ग्लोबल वार्मिंग कम होगी तो अल्टीमेटली सारा ही एनवायरमेंट का बेनिफिट होगा, है ना, एनवायरमेंट के बेनिफिट के लिए। अब इसको इकोनॉमिक सर्वे में क्यों लिया है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जहां डेवलपमेंट की बात आती है वहां इकोनॉमी खुद आ जाती है ना। इकोनॉमी का मतलब क्या है? ग्रोथ, है ना। ग्रोथ इन इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर, 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, सबकी ग्रोथ। अब इन सबकी ही ग्रोथ सस्टेनेबल वे से होनी है तो इकोनॉमिक सर्वे में आएगा ही, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है कि हाउ मेनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर देयर? 17 गोल्स। तो 17 सस्टेनेबल गोल्स हैं जो किससे? मिलेनियल डेवलपमेंट गोल्स से आगे की तरफ बढ़ाए गए हैं। मतलब पहले क्या थे, है ना, कितने थे टोटल? 8। अब कितने हैं टोटल? 17। ठीक है, वो 2015 तक थे, 15 से 30 तक, 2030 तक हमको ये गोल्स अचीव करने। तो क्या गोल्स हैं? देखो, फर्स्ट क्या है? पॉवर्टी नहीं होनी चाहिए वर्ल्ड में, है ना। पॉवर्टी नहीं होनी चाहिए का मतलब ये नहीं है कि सब अमीर हो जाने चाहिए, बट हाँ जो बेसिक एमिनिटीज है हर इंसान की
वो पूरी होनी चाहिए। एजुकेशन, हेल्थ, फूड, शेल्टर, क्लोथ, है ना। इसके अलावा लेजर टाइम, अपने आप पर भी वो कुछ खर्च कर सके, ऐसा नहीं सिर्फ इन्हीं में लगा रहे। तो इस तरह के वो क्रिएट करनी है सोसाइटी की जहां पॉवर्टी कम हो, नो पॉवर्टी, हंगर, जीरो हंगर, ये कि फूड तो हर इंसान के पास होना ही होना चाहिए। आप बहुत सारे वीडियोस देखते होंगे जहाँ पे बहुत ज्यादा मेलन्यूरिश्ड बच्चे दिखाए जाते हैं अफ्रीकन कंट्रीज के, है ना, उनको फीड करते हुए कोई एनजीओ वगैरह के वीडियोस आते हैं। तो वो एक है कि नहीं होना चाहिए। अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ये 2 पॉइंट नहीं आते, कहां से मेन शुरू हो जाता है, हालांकि ये भी पार्ट है उसका, कहीं ना कहीं रिपल इफेक्ट इन पे भी आने वाला है। गुड हेल्थ एंड वेलबींग, एनवायरमेंट पॉल्यूटेड होगा, एयर पॉल्यूशन ले लो, वाटर पॉल्यूशन ले लो, सॉइल पॉल्यूशन, कोई सा भी पॉल्यूशन ले लो, उससे आपकी हेल्थ पे भी इंपैक्ट पड़ता है। तो एनवायरमेंट में पॉल्यूशन कम होगा तो आपकी हेल्थ एंड वेलबींग भी ठीक रहेगी। नेक्स्ट है क्वालिटी एजुकेशन, फिर जेंडर इक्वालिटी, उसके बाद क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। दिस इज द पार्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एजुकेशन विल क्या करेगा, एजुकेशन क्या करेगी, हाँ, एजुकेशन विल क्रिएट अवेयरनेस, है ना, एजुकेशन अवेयरनेस क्रिएट करेगी सब लोगों में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद आता है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, रिड्यूस इनइक्वालिटीज, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटी। सस्टेनेबल मतलब हाइजीनिक। हाइजेनिक नहीं, हाइजेनिक तो आप किसी भी जगह को रख सकते हो, वो सस्टेनेबल हो नहीं, है ना। हाँ, एनवायरनमेंट को हार्म कम करें ऐसी चीजों से, ऐसी टेक्नोलॉजी से। जैसे अब क्या हो रहा है, सब जगह सोलर पैनल्स लग रहे हैं, रूफटॉप सोलर पैनल्स लगा रहे हैं लोग, जिससे कि एनवायरनमेंट पे कम इम्पैक्ट पड़े। उसके अलावा काफी सारे मटेरियल्स ऐसे यूज होने लग गए हैं जो हीट को एब्जॉर्ब नहीं करते, है ना। एक हीट आइलैंड मैंने तुमको बताया था, अर्बन हीट आइलैंड करके, नहीं बताया, लिखो तो होगा, अर्बन हीट आइलैंड। ठीक है, हीट आइलैंड क्या होता है, एक बेसिक बता देता हूँ तुमको। जैसे कंक्रीट से और सीमेंट से घर बनते हैं तो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, और बड़ी बड़ी बिल्डिंग जब बन जाती हैं पूरे एरिया में तो वो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करती है। तो क्या होता है, जैसे ये एक अर्बन एरिया है, ठीक है, ये एक अर्बन एरिया है, इसके चारों तरफ रूरल एरियाज हैं। अब यार रूरल एरियाज में तो उतना हीट नहीं है, अच्छा खासा खेत वगैरह सब है, बट इस एरिया में क्या हुआ, बिल्डिंग्स वगैरह की वजह से हीट ज्यादा एब्जॉर्ब हुई कंपैरेटिवली इन एरियाज से। ये एरियाज क्या हैं, अब कभी जाते होगे गांव वगैरह जाते होगे तो ऐसा लगता है यहाँ तो ठंडा है ना, कंपैरेटिव सेंस में। तो इस एरिया को हीट आइलैंड बोल देते हैं जहां पर हीट एब्जॉर्ब हो रही है। तो यहाँ पे एक तरह से वार्मिंग ज्यादा है कंपैरेटिवली, ठीक है। उसके अलावा तो ये भी सस्टेनेबल सिटीज होनी चाहिए कि फ्यूचर में इनसे कोई बैड इंपैक्ट ना हो, यहाँ पर जो भी चीजें यूज हो रही है वो कार्बन एमिट ना करती हो, है ना। फिर आती है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। जो कंजम्पशन है इसका, क्रूड ऑयल या जिस भी चीज का, वो रिस्पॉन्सिबल वे में ना हो, वेस्टेज ना हो। आप पानी चला के छोड़ देते हो, भूल जाते हो, है ना। वो बीच में ऐड आता था कि एक एक बूंद पानी कितना ज्यादा वेस्ट होता है, पूरे दिन में पूरे देश में कितना वेस्ट हो रहा है, तो आप पानी वेस्ट ना करो, है ना। क्लाइमेट एक्शन, ये तो सीधा सीधा है, लाइफ बिलो वाटर ये सीधा सीधा है, फिर लाइफ ऑन लैंड ये भी सीधा सीधा है, ये सब एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, ये उतना नहीं है। पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, कि ग्लोबल पार्टनरशिप, सारे वर्ल्ड की पार्टनरशिप इन गोल्स को अचीव करने के लिए। टारगेट क्या है, 2030, 2030 तक हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है, इनके जो टारगेट्स हैं उनको अचीव करना है।
तो इंडिया इन टारगेट्स को अचीव करने के लिए क्या क्या कर रहा है और कहां तक अचीव कर पाया है, वो सारी चीजें इसमें डिस्कस करेंगे। उसमें क्या क्या आ जाएगा, उसमें वाटर भी आएगा, उसमें एयर भी आएगी, उसमें एनवायरमेंट से रिलेटेड और पॉइंट्स भी आएंगे कि कौन कौन सी स्कीम्स वगैरह चल रही है ना, क्या क्या, फॉरेस्ट भी आएगा कि कितना एरिया इंडिया में फॉरेस्ट है कितना नहीं है, ये सारे पॉइंट्स आएंगे। ठीक है, इन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। साथ में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वहां पर क्या इनको लेके वो है, क्या उनका है कि कब तक हमको अचीव करना है। ठीक है, उसके अलावा इंडिया के इंटरनेशनल लेवल पर क्या क्या नए, एक तरह से आप इनिशिएटिव्स मान सकते हो कि इंडिया ने कुछ इनिशिएटिव्स स्टार्ट किए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड पॉइंट्स पढ़ लेते हैं कि 2020-21 में इंडिया प्रोग्रेस फर्दर ऑन अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, ये बताएगा इकोनॉमिक सर्वे कि क्या क्या गोल्स कहां कहां हमने अचीव कर लिया। नीति आयोग की एक एसडीजी इंडेक्स आती है एंड डैशबोर्ड। डैशबोर्ड समझते हो ना, मतलब कुछ भी मान सकते हो तुम, तुम्हारे बैंक का भी देखते होगे डैशबोर्ड होता है एक अलग, जिसपे सारी इंफॉर्मेशन होती है, ओवरऑल इंफॉर्मेशन पूरा जो भी है सब कुछ उस पर अवेलेबल होता है। तो इसका नीति आयोग की एक एसडीजी इंडेक्स है जिसमें इंडिया की ओवरऑल रैंकिंग है वो जो इंप्रूव होके 66 पे आ गई है, मतलब 0 से 100 का उसका पैरामीटर्स है। तो इंडिया की जो रेटिंग है, एक तरह से कह सकते हो इंडिया को मार्क्स मिले 100 में से 66 नीति आयोग के सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर। उसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स को अलग अलग मार्क्स मिले, कौन से स्टेट्स बेटर परफॉर्मिंग है वो सब देखेंगे। ठीक है, इंप्रूव हुआ है 21 में, 2021 में 1920 से 57 से 60 आया था, अब 66 आ गया। 1920 में 60 था, अब 2021 में 66 हो गया, एंड 18 और 19 में कितना था, 57। तो हम हर साल एक तरह से क्या कर रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं। एवरी ईयर इंप्रूवमेंट है हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने की। ये इंडेक्स बेसिकली यही दिखाती है कि हम कहां कहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव कर पा रहे हैं और कितना कितना कर पा रहे हैं। ठीक है, इसमें 3 क्राइटेरियाज बनाए। क्या क्राइटेरिया बनाए, एक बनाया फ्रंट रनर, जो सबसे आगे भाग रहे हैं। स्टेट्स की बात कर रहा हूं मैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, जिनका स्कोर 65 से 99 है ना, वो फ्रंट रनर है। उसके बाद आते हैं, उसमें क्या है 22 स्टेट्स हो गए, पहले 10 थे। ठीक है, 10 से 22 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज हो गई है फ्रंट रनर में। उसके बाद नेक्स्ट आता है जिसमें आपको नेक्स्ट है परफॉर्मर, जिन्होंने बेटर परफॉर्म किया, ये तीनों कैटेगरी देखेंगे। उसके बाद परफॉर्मर के बाद नीचे क्या है, एस्पिरेंट, जो कोशिश कर रहे हैं। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट एक हमने प्रोग्राम पढ़ा था, तो वो उसी का पार्ट है ना, एस्पिरेंट। ठीक है, केरला और चंडीगढ़, मतलब स्टेट में केरला और यूनियन टेरिटरी में चंडीगढ़, ये टॉप है एसडीजी में। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में 64 डिस्ट्रिक्ट फ्रंट रनर में आ गई है, 39 डिस्ट्रिक्ट वर परफॉर्मर इन नीति आयोग। नॉर्थ ईस्टर्न अलग तरीके से कंपेयर कर रहे हैं हम। फिर फॉरेस्ट एरिया का कुछ पार्ट है कि 10th लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया है इंडिया के पास। वर्ल्ड का 2% इंडिया के पास फॉरेस्ट एरिया है। इंडिया के पास का मतलब इंडिया के अंदर जो फॉरेस्ट एरिया है वो वर्ल्ड का 2% है। ठीक है, ग्लोबली इंक्रीज हुआ है हमारा। इंडिया फॉरेस्ट कवर हैज इंक्रीज बाय मोर देन 3%। इन अगस्त 2021 में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स आए, जिसमें की क्या है, सिंगल यूज प्लास्टिक को बाय 2022 फेज आउट करने का वो है। जो पॉलिथीन यूज करते हैं ना अपन, है ना, ये सब्जी वगैरह जो लाते हैं, इसको बोलते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक। हम लाते हैं उसको फेंक देते हैं, पर कुछ इंडियन फिर भी होते हैं घर में, मम्मी वगैरह उनको संभाल के रखती है कि और चीज में काम आ जाएगी, बट फिर भी हम उसको काम और चीज में आ जाएगी तो हम लेके तो जाते नहीं कभी कि दोबारा सब्जी ले आएंगे। सब्जी तो हर बार नहीं उसमें आ रही है, दूध सब्जी सब। बीच में हुआ था थोड़ा सा, बीच में अवेयरनेस आई थी, लोग अपना बैग ले जाने लग गए थे, बट अब वापस वही सिचुएशन है, तो उसको फेज आउट करने का प्लान है। ठीक है, इंडिया प्रोग्रेस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, 193 कंट्रीज हैं जिन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए साइन किया है कि हाँ हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए काम करेंगे। यूएन का रेजोल्यूशन क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का, ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड बाय 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
कि हमको ट्रांसफॉर्म करना है, बाय 2030 हमको अचीव करना है। इन शॉर्ट आप ये समझो, एसडीजी कॉम्प्रिहेंसिवली कवर सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल डायमेंशन। ये हमने सारी डायमेंशन अभी देख ली 17 के 17। ये तुमको 17 गोल्स याद होने चाहिए। किससे बिल्डअप हुआ ये, मतलब कहां से बिल्ड हुए, मिलेनियल डेवलपमेंट गोल्स से, which covered the earlier 15-year period 2000 से 2015, अब 2015 to 2013 के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इंडिया की परफॉर्मेंस देख लेते हैं नीति आयोग की सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स पे कि क्या है। तो इंडिया ने ओवरऑल स्कोर कितना किया है, 66, जो इंप्रूव हुआ है देख लिया हमने कैसे कैसे, 60 फिर 57 था, उसके बाद 60 हुआ, अब 66 है। डिस्पाइट 2020-21 बीइंग ए पेंडेमिक ईयर, बहुत ज्यादा कोविड का कहर रहा है इस साल में, स्टिल इंडिया परफॉर्म वेल ऑन 8 ऑफ द 15 एसडीजी मेजर्स बाय नीति आयोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स। 8 पॉइंट जो हैं उन पे हमने अच्छा परफॉर्म किया है। कौन कौन से गोल्स पे इंडिया ने अच्छा परफॉर्म किया है, गोल 3, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 16, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, हमारी स्वच्छ भारत अभियान चला है, आरोग्य भारत चला है। इनसे क्या हुआ है, बहुत ज्यादा एक पर्टिकुलर इन सेक्टर को हमने स्पेसिफिक टारगेटिंग की है, टारगेट करके इन गोल्स को अचीव करने की कोशिश की है। नेक्स्ट क्या है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। स्वच्छ भारत अभियान में एक पूरा का पूरा क्या था, ये अलग वो था जिसमें आपने एक अलग सेगमेंट बनाया था स्वच्छ भारत अभियान में, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। स्वच्छ भारत अभियान का पार्ट है सैनिटेशन, बट उसका पार्ट क्लीन वाटर भी था कि क्लीन वाटर प्रोवाइड करवाया जा सके सबको। नेक्स्ट क्या है, उसके अलावा भी काफी स्कीम्स चली हैं, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी जिसका काम चल रहा है, सोलर एनर्जी हर जगह पे है ना, काफी सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट। कुसुम योजना है एक, आगे पढ़ेंगे उसको हम, जिसमें सोलर एनर्जी को बूस्ट करने पे काम चल रहा है। इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने में हमने काम किया है, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटी, स्मार्ट सिटी, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो इसी के लिए चल रहे हैं। अब यही आपको ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है ना, अलग अलग स्कीम में कनेक्ट करने पड़ेंगे जब मेंस के आंसर लिखोगे तुम, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, लाइफ एंड लैंड, इस पे भी एक स्कीम है, पैच स्कीम इंडिया की, ठीक है। पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। फिर नीति आयोग की इंडेक्स क्या है, इंडिया फेडरल स्ट्रक्चर, इंडिया का जो फेडरल स्ट्रक्चर वो क्या कहता है कि स्टेट का पार्टिसिपेशन पूरा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि स्टेट का पार्टिसिपेशन ना हो, सेंटर अपने दम पे सब नहीं कर सकता, तो स्टेट के पार्टिसिपेशन के लिए हर स्टेट को क्या है, परफॉर्मेंस के बेस पे रैंकिंग दी जा रही है। जो स्टेट अच्छा रैंक करेगा उसको अच्छी रैंक मिलेगी, और उससे क्या है, उनको ग्रांट्स वगैरह मिलने में भी हेल्प होगी। वॉलंटरी ग्रांट्स जो होती हैं, जो आपको किसके, डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स जिनको कहते हैं हम, डिस्क्रिशन के बेस पे, परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट्स जो होती हैं, ये सारी ग्रांट्स किसके बेसिस पे मिलेंगी, इन्हीं कुछ पैरामीटर्स, इनसे रिलेटेड जो ग्रांट्स हैं, इन पैरामीटर्स को देखते हुए नीति आयोग एसडीजी इंडेक्स इन द वर्ल्ड फर्स्ट गवर्नमेंट लेड इनिशिएटिव है ये, जिसमें मेजर किया जा रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की प्रोग्रेस को। पहला है वर्ल्ड में कि जो गवर्नमेंट लेड है, बाकी अलग अलग इंस्टीट्यूशन कर रहे हैं, है ना, ऐसा नहीं है नहीं कर रहे, बट गवर्नमेंट लेड ये फर्स्ट है। It has been developed to capture the progress of all states and union territories in their journey to achieve sustainable development goals. This index recognizes that action is required at all level, कि हर लेवल पे एक्शन की जरूरत है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, स्टेट लेवल पे भी और नेशनल लेवल पे भी। ये 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, ठीक है। नीति आयोग ने पब्लिश करना स्टार्ट किया 2018 में, ठीक है। अब तक 3 आ चुकी हैं ये इंडेक्स। थर्ड एडिशन जो था वो 2020-21 है, कंप्यूट्स गोल वाइज स्कोर ऑन 16 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और साथ में असेसमेंट होता है, क्वालिटेटिव असेसमेंट 17 का भी होता है। 17 क्या है, ग्लोबल पार्टनरशिप। ये इवोल्यूशन है, नीति आयोग कैसे कैसे इवॉल्व हुआ है, ये एसडीजी इंडेक्स कैसे कैसे इवॉल्व हुई है कि स्टार्टिंग में 39 टारगेट, 62 इंडिकेटर, 13 गोल से, फिर 16 गोल हो गए, और क्वालिटेटिव एनालिसिस 17th गोल का भी है, 54 टारगेट हो गए, 100 इंडिकेटर्स हो गए, वो अब बढ़ के 70 टारगेट हो गए, 115 इंडिकेटर्स हो गए।
ठीक है, इतना ही जरूरत है इसमें, तुमको इतनी उसकी जरूरत नहीं है। परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑन नीति आयोग एसडीजी इंडेक्स। स्टेट्स और यूटीज की परफॉर्मेंस क्या है? नंबर 1 स्टेट केरला, ठीक है। नंबर 1 फ्रंट रनर में 65 टू 99 सब फ्रंट रनर्स हैं, तो वो इंक्रीज हो गए, 22 हो गए, बता दिया ऑलरेडी। ऑल जो है 50 टू 64 में जो आ रहे हैं वो क्या है? परफॉर्मर्स है। और 49 तक जो है 0 से 49 वो सब क्या है? एस्पिरेंट्स है, ठीक है। तो इस कैटेगरी में बढ़े हैं काफी स्टेट। एडिशन किस किस का हुआ फ्रंट रनर में? उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, मिजोरम, पंजाब, हरियाणा एंड त्रिपुरा, ठीक है। कुछ यूटीज भी हैं, यूटीज में भी एड ऑन हुए। यूटीज में कौन कौन आ गई? अंडमान निकोबार आइलैंड, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख एंड लक्षद्वीप। अब ये डायग्राम से समझेंगे हम चेंज, है ना। इस में आप देखो, ये येलो जो है ये क्या है? परफॉर्मर 50 टू 64। ये 2019 में इतने सारे स्टेट्स क्या थे? परफॉर्मर थे। अब फ्रंट रनर में कितना हो गया? इसमें दिख रहा है ना आपको येलो और ग्रीन का डिफरेंस? ग्रीन जो है वो फ्रंट रनर है, ठीक है। ये चीजें थोड़ी बहुत याद रखनी पड़ेंगी, है ना। ये जो पॉइंट्स हैं ये थोड़े बहुत याद रखने पड़ेंगे अपन को। फिर आता है कि फ्रंट रनर टॉप 10 स्टेट्स कौन कौन से थे और परफॉर्मर में कौन कौन है। सबसे ऊपर है केरला, उसके नीचे तमिलनाडु, उसके नीचे हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश। इतना याद रख लेना, टॉप 3 याद रह गए वही बहुत है। उधर नीचे वाले याद रख लेना टॉप 3 और ऊपर वाले टॉप 3। नीचे से त्रिपुरा के 65 है, बस इतना याद रख लेना कि त्रिपुरा है। कई बार हरियाणा त्रिपुरा इनमें मिजोरम में कंफ्यूज करेंगे कि जो सबसे कम है वो क्या है? त्रिपुरा है। सबसे ऊपर केरला है। इधर परफॉर्मेंस में मणिपुर है, नीचे बिहार है सॉरी, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ में बहुत कंफ्यूजन करते हैं ये लोग बार बार, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? परफॉर्मेंस ऑफ यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरीज में चंडीगढ़ सबसे अच्छा परफॉर्म किया। देखो स्टेट की रैंक क्या थी? 75 हाईएस्ट। यूटी की है 79, उसके नीचे पुदुचेरी, फिर लक्षद्वीप, दिल्ली 4th नंबर पे। तो ये कंफ्यूज मत होना कहीं, क्योंकि दिल्ली लाएंगे वो और आपको लगेगा दिल्ली तो कैपिटल है, फर्स्ट तो वही होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। परफॉर्मेंस ऑफ कोस्टल स्टेट, जो कोस्ट पे है, कोस्टल स्टेट में बेस्ट परफॉर्मर कौन है? उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश, और सबसे कम जिसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया वो तमिलनाडु। तमिलनाडु को कोई नहीं सोच सकता, बट तमिलनाडु, ठीक है। रेड में एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट आ रही है, एस्पिरेंट स्टेट्स आ रहे हैं। इसके बाद स्टेट ऑफ एनवायरमेंट, ये एसडीजी हो गई खत्म। इतनी चीजें तुमको जो याद रखनी है वो सारे पॉइंट अपने इंक्लूड कर लिए, उससे ज्यादा नहीं याद रखना उसमें, ठीक है। इतना तुमको पता होना चाहिए कि कौन बना रहा है एसडीजी, नीति आयोग बना रहा है एसडीजी इंडेक्स, ठीक है। डैशबोर्ड होता है जिसपे आप सारी आपको एक ही जगह सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, स्टेट्स कौन कौन से हैं और डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, कोस्टल स्टेट्स कौन से, बस इतनी इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास होनी चाहिए। फिर एनवायरमेंट का स्टेटस क्या है इस टाइम? एनवायरमेंट कितना डिग्रेड हुआ है या कितना अच्छा हुआ है? तो एनवायरमेंट में देखेंगे हम कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिक्वायर बैलेंसिंग ऑफ रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ विद कंजर्वेशन, इकोलॉजिकल सिक्योरिटी एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। दिस सेक्शन एक्सप्लोर स्टेट ऑफ एनवायरमेंट अक्रॉस लैंड, वाटर एंड एयर। तीनों जगह पे देखेंगे, लैंड, वाटर एंड एयर में। तो लैंड पे सबसे पहले क्या आएंगे? फॉरेस्ट, ऑब्वियस है। अब फॉरेस्ट किसको कहते हैं? क्वेश्चन ये आता है किसे हम फॉरेस्ट कहते हैं? क्या ये रोड पे पेड़ उगे हुए चारों तरफ, इन्हें फॉरेस्ट कहेंगे? किसे कहते हैं? फॉरेस्ट एरिया रेफर्स टू एरिया रिकॉर्डेड एज फॉरेस्ट इन गवर्नमेंट रिकॉर्ड। तो फॉरेस्ट एरिया इज द एरिया विच इज रिकॉर्डेड एज अ फॉरेस्ट इन गवर्नमेंट रिकॉर्ड, एंड रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया उसे हम बोलेंगे, कॉल्ड एज रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। अब इसमें क्लासिफिकेशन होता है, डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, और लास्ट क्या होता है? ओपन फॉरेस्ट। देखो अब इसमें पहले देख लेते हैं हम कि टॉप 10 कंट्रीज कौन कौन सी हैं जिनके पास मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया है। रशिया के पास मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया। अब तुमको लगता है रशिया में पेड़ ही पेड़ होंगे चारों तरफ? इतनी बड़ी कंट्री है, क्योंकि नो डाउट पेड़ होंगे, बट साथ में क्या है? कोल्ड डेजर्ट्स है वहां,
है ना। कोल्ड डेजर्ट्स भी बहुत हैं। कोल्ड डेजर्ट्स के साथ वहां पे जो फॉरेस्ट होंगे वो कॉनिफेरस ट्रीज वगैरह होंगे। लेटर हम पढ़ेंगे हम कि जो बर्फ वगैरह में कैसे पेड़ होते हैं, है ना, वो वाले फॉरेस्ट हैं। तो कितना है टोटल? 8,15,312,000 हेक्टेयर। देखो ये 000 लगा है, इसका मतलब 1000 हेक्टेयर। रशिया के बाद नंबर आता है ब्राजील का। इंडिया कहाँ आ रहा है? 10th नंबर पे। इंडिया के पास 10th लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया है वर्ल्ड का। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे है रशिया और 10th पे है इंडिया। ब्राजील के साथ कंफ्यूज होते हैं, सबको लगता है ब्राजील के पास है हाईएस्ट, नहीं, रशिया के पास है। हाँ, डेंसिटी हाईएस्ट है, हाँ वो ठीक है। डेंसिटी हाईएस्ट किसकी है? ब्राजील की है। फॉरेस्ट कवर 24% ऑफ इंडिया टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। टोटल फॉरेस्ट कवर है ना, अकाउंटिंग फॉर 2% ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट एरिया। टॉप 10 कंट्रीज बाय फॉरेस्ट एरिया विद रिस्पेक्ट टू कंट्री एंड वर्ल्ड फॉरेस्ट एरिया। मतलब उस कंट्री के एरिया के हिसाब से, जैसे अभी हम रोमिल कह रहा था कि सर एरिया जो है ना कंट्री का, वो अपने आप में ज्यादा है। तो ब्राजील का कितना? 59% एरिया फॉरेस्ट एरिया में आता है, जो वर्ल्ड का कितना है? 12%। ठीक है, पेरू का 57% आता है, जो वर्ल्ड का 2% है। रशिया का 50% एरिया आता है, जो वर्ल्ड का 20% है। वो तो हमने देखा ना अभी, वर्ल्ड ज्यादा तो रशिया का ही है, बट कंट्री के हिसाब से देखे तो ब्राजील है परसेंटेज टर्म्स में, ये ध्यान रखना। यहाँ इंडिया कहाँ आ रहा है? 7th नंबर पे, जिसका 24% है, जो वर्ल्ड का 2% है। इसके बाद आता है टॉप 10 कंट्रीज जहां पे एवरेज एनुअल ग्रोथ हुई है, नेट गेन हुआ है फॉरेस्ट एरिया में। ठीक है, 2010 से 20 इस 10 ईयर में एवरेज जो ग्रोथ हुई है 10 साल में, हर साल एवरेज कैसे निकालते हैं? 10 डिवाइडेड बाय 10 साल का टोटल डिवाइड बाय 10, तो पर ईयर जो ग्रोथ होगी वो आ जाएगी। तो चाइना में सबसे ज्यादा है, फिर ऑस्ट्रेलिया में, फिर इंडिया में 3rd नंबर पे, है ना। परसेंटेज टर्म्स में देखे तो चाइना का 0.93% बड़ा है। ये एरिया क्या है? 1000 हेक्टेयर्स में, 1937,000 हेक्टेयर। इंडिया का 266,000 हेक्टेयर्स बड़ा है, बट वो वर्ल्ड का 0.38% है। ठीक है, लास्ट है रोमानिया। अब ये यूएसए का जो है वो बहुत कम है, जो बड़ा है। हालांकि इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एक आइडिया दे रहा हूं मैं तुमको, टॉपर तुमको पता होना चाहिए, है ना, कि मेन कौन है। फिर आता है फॉरेस्ट कवर। हमने फॉरेस्ट कवर देख लिया कि कंप्राइजेस ऑल लैंड मोर देन 1 हेक्टेयर एरिया। सारी लैंड जो 1 हेक्टेयर से ज्यादा जहां पे पेड़ लगे हुए हैं, विद ट्री कैनोपी। ट्री कैनोपी समझते हो? नहीं, आइस का नहीं देख रहे अपन इसमें, ये अम्ब्रेला नहीं, पेड़ बनाया मैंने। ठीक है, समझो इस एरिया को, ये जो कवर कर रहा है, इसे कैनोपी बोलते हैं, है ना। तो जहां पे टी कैनोपी हो, 1 हेक्टेयर से ज्यादा लैंड है और ट्रीज है वहां, तो कैनोपी डेंसिटी मोर देन 10% हो, मतलब उस एरिया की 10% से ज्यादा ट्री कैनोपी डेंसिटी हो, तो उस एरिया को हम किस में? फॉरेस्ट कवर के एरिया में काउंट कर लेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ ओनरशिप एंड लीगल स्टेटस, चाहे वो प्राइवेट एरिया हो। जैसे ये अमरूद के, आंवला के बहुत बड़े बड़े वो होते हैं बागान, प्लांटेशन, उनमें जो एरिया है वो फॉरेस्ट के अंडर आता है, फॉरेस्ट कवर के अंदर, क्योंकि वो पेड़ जो होते हैं वो प्राइवेट लैंड पे हैं, बट वो आता किसमें? फॉरेस्ट कवर में, उसे इंक्लूड करते हैं। सच लैंड्स मे नॉट नेसेसरली बी अ रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया एंड आल्सो इंक्लूड ऑर्किड्स। ऑर्किड्स जो बताया, जो ऑर्किड्स किनको बोलते हैं हम? फ्रूट्स के बागानों को। ठीक है, फ्रूट के प्लांटेशन, बैम्बू, पाम प्लांटेशन, ये सब सारे प्लांटेशन आ गए। ठीक है, इंडिया टोटल फॉरेस्ट कवर वाज 7,13,789 स्क्वायर किलोमीटर इन 2021, रिफ्लेक्टिंग एन इंक्रीज ऑफ 3.14%। ठीक है, अब 21.71% कंट्री का ज्योग्राफिकल एरिया जो है फॉरेस्ट कवर के अंडर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आप पहले ये पॉइंट समझो कि डेंस फॉरेस्ट किसको बोलते हैं, ओपन फॉरेस्ट किसको बोलते हैं, और मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट किसको बोलते हैं। डेंस फॉरेस्ट मतलब जहां पे कैनोपी डेंसिटी कितनी हो? मोर देन 70%। अभी कैनोपी बताया मैंने क्या होता है, तो 70% से ज्यादा उस एरिया में पेड़ों की डेंसिटी हो, कैनोपी डेंसिटी हो, तो वो डेंस फॉरेस्ट हो गया।
मॉडरेटली डेंस जहां पे 40 to 70% कैनोपी डेंसिटी हो, और ओपन फॉरेस्ट के को कहेंगे जहां पे 10 to 40% डेंसिटी हो। ठीक है, अब ये जो हाईएस्ट इंक्रीज हुआ है ना, वो डेंस फॉरेस्ट में इंक्रीज हुआ है 19.54% बिटवीन 2011 to 21। हाईएस्ट कहां पे हुआ है? डेंस फॉरेस्ट इंक्रीज हुआ है, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट इंप्रूवमेंट आया है ओपन फॉरेस्ट में भी 6.71, मॉडरेटली जो डेंस फॉरेस्ट है वो 4.34% हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टॉप 5 स्टेट इन इंडिया बाय फॉरेस्ट कवर। देखो इसमें बहुत ज्यादा चीजें कुछ टेक्निकल नहीं है जो तुमको समझानी है ना, सीधी सीधी बातें हैं, सीधा सीधा तुमको लेना है इनको। ठीक है, और सीधा सीधा याद कर लेना, कुछ भी आ जाता है, कुछ भी, है ना। और ये कंफ्यूजिंग है जो अभी बताऊंगा तुम, कि क्या पूछते हैं हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया कौन से स्टेट में, कभी कभी पूछ रहे थे हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया इन परसेंटेज टर्म्स, है ना, स्टेट के परसेंटेज टर्म में किस में ज्यादा है, तो वहां कंफ्यूज कर देते हैं। हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया पूछेंगे तो किसमें है? मध्य प्रदेश में। अब यहाँ पे वेरी डेंस फॉरेस्ट 7% है, ओपन एरिया जो है वो 37 है, और मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट कितने हैं? 34,000 पर 1000 हेक्टेयर की बात हो रही है ना, स्क्वायर किलोमीटर, 1000 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 7000 स्क्वायर किलोमीटर, 34,000, 37 एंड 77,000 टोटल फॉरेस्ट कवर है, 77,000 स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड महाराष्ट्र। ठीक है, मध्य प्रदेश के पास 11% ऑफ टोटल इंडिया फॉरेस्ट एरिया। हाँ 21 में नहीं बेटा, इंडिया का जो टोटल है ना उसका 7 लाख समथिंग जो था, उसका 11% इसके पास है। 7 लाख समथिंग था ना, 77,000 हो गया तो 11% हो गया। ठीक है, हैड लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन इंडिया, फॉलोड बाय अरुणाचल प्रदेश जिसके पास 9% है, फिर छत्तीसगढ़। ठीक है, नेक्स्ट है मिजोरम। अब 5 स्टेट बाय परसेंटेज ऑफ स्टेट ज्योग्राफिकल एरिया, ये तुमको कंफ्यूजन होगा, है ना। स्टेट के ज्योग्राफिकल एरिया से देखेंगे तो हाईएस्ट किसके पास है? मिजोरम के पास 85.54%। स्टेट का 85% के अप्रॉक्स एरिया किसमें है? फॉरेस्ट कवर के अंदर आता है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर मेघालय, मणिपुर, नागालैंड। यहाँ एमपी का कहीं नाम नहीं है। हाँ सारे नॉर्थ ईस्ट के वही है ना, सारे के सारे नॉर्थ ईस्ट रीजन में ही सारे पेड़ मिलते हैं, है ना। कौन से फॉरेस्ट बोला जाता है नॉर्थ ईस्ट रीजन वाले फॉरेस्ट को? नेक्स्ट है टॉप 5 स्टेट बाय वेरी डेंस फॉरेस्ट, जहां पे टॉप 5 स्टेट जिनमें वेरी डेंस फॉरेस्ट हाईएस्ट है, और टॉप 5 स्टेट जहां मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट हाईएस्ट है। तो फर्स्ट नंबर पे अरुणाचल प्रदेश है, या मिजोरम नहीं है। ठीक है, फिर महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, एमपी। मॉडरेटली डेंस में एमपी हाईएस्ट है, फिर छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाली चीजें हैं, इनको मैंने इंक्लूड इसीलिए की है कि इकोनॉमिक सर्वे में तुम इनको याद कर पाओ। ये यही याद होंगी और कहीं तुम याद भी नहीं कर पाओगे, इकोनॉमिक सर्वे में ही पढ़ के कर पाओगे। ये चैप्टर्स नहीं पढ़ाते हैं नॉर्मली, है ना, इनको इंक्लूड नहीं करते, बट ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। इनमें कई बार सीधा सीधा डेटा पूछ लेते हैं, मेंस में लिखने के लिए आंसर्स में आपको डेटा मिल गया, एनवायरमेंट वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, फॉरेस्ट कवर से रिलेटेड ज्योग्राफी में क्वेश्चन आ जाएंगे, एनवायरमेंट में आ जाएंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर से कुछ आ जाएगा, वहां पे डायरेक्ट आपको मिल जाएगा। फिर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एंड एलिमिनेशन ऑफ आइडेंटिफाइड सिंगल यूज प्लास्टिक, इसमें इंडिया ने क्या क्या किया है? 2018 में प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया था दैट इंडिया वुड फेज आउट सिंगल यूज प्लास्टिक बाय 2022। इसके लिए हजार्डस एंड अदर वेस्ट मैनेजमेंट एंड ट्रांस बाउंड्री रूल्स 2016 को अमेंड किया गया, जिनमें रेगुलेट किया गया टू इंपोर्ट कर जो हो रहा है उसमें आइडेंटिफाइड प्लास्टिक वेस्ट इनटू कंट्री बाय स्टेज एंड ईओयूज। ईओयूज क्या होते हैं? देखो क्या किया गया, पहले ये समझ लो कि कुछ स्पेसिफिक आइडेंटिफाई किए गए ये वाले प्लास्टिक ना ही इंपोर्ट के थ्रू आएंगे ना ईओयूज के थ्रू आएंगे, स्टेज और इनसे इंडिया में उनको आइडेंटिफाई करके जो हजार्डस है ना, उनको रोका जाएगा। कब किया जाएगा? उनके मूवमेंट को। अब बताओ ईओयूज क्या होते हैं? एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट। ठीक है, स्टेज क्या होते हैं? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये स्पेशली बनाए जाते हैं सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, द रेगुलेशन ऑफ इंपोर्ट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट प्रिवेंट डंपिंग ऑफ प्लास्टिक वेस्ट बाय अदर कंट्रीज। डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज में
प्लास्टिक एंड अदर वेस्ट डंप करती हैं, ठीक है, ये सुना होगा तुमने, अफ्रीका में बहुत ज्यादा हो रहा है, जिसके खिलाफ पूरा वर्ल्ड बोल भी रहा है ना। ये हजार्डस वेस्ट जो होता है, ये आपको आपकी हेल्थ पे, हालांकि डेवलपिंग कंट्रीज क्यों ले लेती है कि उनको पैसा मिलता है इनका, है, और वो उसको रिसाइकिल करके या कुछ करके वापस से सेल कर पाती है, बट वो कितना हार्मफुल है उसको नहीं समझ पाते। अभी तो डेवलपिंग कंट्रीज को पैसे चाहिए ना, तो इस चक्कर में होता है, ठीक है। डोमेस्टिक रेगुलेटरी एक्शंस में ये तो हो गए, हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे रेगुलेशन जो करा। डोमेस्टिक में क्या किया 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने क्या किया, नोटिफाइड प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल, जिसमें प्रोहिबिटिंग आइडेंटिफाइड सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम विच हैव लो यूटिलिटी एंड हाई लिटरिंग पोटेंशियल। जो ये बेसिकली ये जो पॉलिथीन्स होती है ना, ये क्या होती है, इनकी यूटिलिटी तो कुछ होती नहीं है, बहुत लो होती है, और ये कचरा बहुत फैलाती है। अब तुम कहीं पे भी देखोगे, जहां पे भी तुमको क्या मिलेगा, वेस्ट मिलेगा, वो मैक्सिमम किसका होता है, और फिर ये प्लास्टिक कौन खा रहा है, मैक्सिमम गाय। बीच में सुना भी था कि एक गाय का जब ऑपरेशन किया गया तो उसके बहुत सारा पॉलिथीन्स निकले, है ना। लोग खाना भी देते हैं तो डायरेक्ट वो पॉलिथीन फेंक देते हैं, है ना। तो सिंगल यूज प्लास्टिक इंक्लूडिंग पॉलिस्ट्राइन, एक्सपैंडिंग पॉलिस्ट्राइन commodity shall be prohibited within the effect of July, with the effect from July 1, 2022। 2022 जुलाई से इनको बैन कर दिया जाएगा, ऐसा है ना। कुछ स्टॉप लिटरिंग को स्टॉप करा जा सकते हैं, उसके लिए लाइट वेट कैरी बैग जो है ना, जो लाइट वेट होते हैं, ये पॉलिथीन वगैरह, इनको हटाया जाएगा और इनकी जगह थिकनेस इनकी बढ़ा दी जाएगी। अभी कितनी थिकनेस होती है इनकी, प्लास्टिक कैरी बैग की 50 माइक्रॉन, उसे 75 किया जाएगा और लेटर ऑन उसे इंक्रीज करके और बढ़ाया जाएगा, जिसे 2021 में 100 माइक्रॉन, 125 माइक्रॉन तक, 120 माइक्रॉन तक उसको ले जाया जाएगा दिसंबर 30, 2022 तक, ठीक है। ये कुछ प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के कुछ हमने नए रूल्स और रेगुलेशंस बनाए। उसके बाद प्लास्टिक पैकेजिंग वेस्ट विच इज नॉट कवर्ड अंडर फेज आउट ऑफ आइडेंटिफाइड सिंगल यूज, जो पैक होके सामान आता है प्लास्टिक में, है ना, अमेज़न का भी अभी देख रहे हो तुम, वो अमेज़न की पॉलिथीन आती है ना, तो उनको भी फेज आउट, अभी उसमें नहीं है, वो आइडेंटिफाइड प्लास्टिक वाले जो मटेरियल है फेज आउट करना उसका पार्ट नहीं है, बट उसको शैल बी कलेक्टेड एंड मैनेज इन एनवायरमेंटली सस्टेनेबल वे। उसे कलेक्ट करके एनवायरमेंटली सस्टेनेबल वे में क्या किया जाएगा, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या है कि जो प्रोड्यूस कर रहा है ना, अब ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका कलेक्शन करना। जैसे बीच में इलेक्ट्रॉनिक में भी क्या था, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में भी, कि प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो, जैसे बीच में आया भी था कि आप जाके अपना फोन जो पुराना है वो वहां पे डंप कर सकते हो, उसका आपको कुछ पैसा भी मिल जाता था, जिसे वो रिसाइकिल कर लेंगे, है ना। तो प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कैसे भी उन चीजों को, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम या सब, उनको वापस से रिकलेक्ट करेगा और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के एनवायरमेंट के लिए हजार्डस ना हो। इसी तरह पॉलिथीन के जो ये प्लास्टिक के जो भी चीजें जो प्रोड्यूस कर रहा है या जो यूज कर रहा है इनको, मतलब अमेज़न वगैरह, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इनको वापस से कलेक्ट करके एनवायरमेंट को क्या करें, हार्म ना करें, इन वेज में उन्हें रिसाइकिल करना है या फिर रीयूज करना है, जो भी करना है उनको, ठीक है। तो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें एक्सटेंड कर दिया प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंपोर्टर एंड ब्रांड ऑनर सबकी, जिसकी ब्रांड है, जो पैकेजिंग ब्रांड भी करके देती है ना, कई बार आप जीन्स वगैरह खरीदते हो या जो भी, जीन्स में तो चलो आजकल नहीं आता, पॉलिथीन पहले देते थे, अब तो वो पेपर बैग्स देते हैं सब, बट जो भी ब्रांड प्लास्टिक का यूज कर रही है ना पैकेजिंग के लिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। फॉर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको भी इफेक्टिव करने के लिए क्या किया गया, गाइडलाइंस आई है नई, जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग ब्रॉट आउट हैव बीन गिवन लीगल फोर्स, कि उसको लीगल फोर्स दे दी गई है, अगर आप नहीं करोगे तो आपके लिए कुछ पनिशमेंट और फाइन भी हो सकता है, ठीक है। यहां तक समझ आ गया। फिर आता है ग्राउंड वाटर, है ना। इंडिया का ग्राउंड वाटर स्टेटस जो है, ग्राउंड वाटर क्रूशियल है, किस किस में यूज हो रहा है, एग्रीकल्चर में, ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वगैरह सब में ग्राउंड वाटर यूज हो रहा है। तो इसका सस्टेनेबल एक्सट्रैक्शन होना चाहिए, ओवर एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए, ओवर एक्सट्रैक्शन होगा तो खत्म हो जाएगा ग्राउंड वाटर, ठीक है।
अब 2004 से 2020 तक ग्राउंड वाटर का असेसमेंट जो है वो रिपोर्ट, उसमें क्या पता चलता है कि 450 BCM ग्राउंड वाटर था, है ना। अब ये देखो, ब्लू क्या है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, कितना रिचार्ज हो रहा है, एनुअल एक्सट्रैक्शन कितना हो रहा है, और एनुअल एक्सट्रैक्टेबल ग्राउंड वाटर कितना है। ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन परसेंटेज टर्म्स में 58% था ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन 2004 में, ये 61 हुआ, फिर 62 हुआ, फिर 62, 63 हुआ 2017 में, अब वापस 62% पे, कि जितना हमारा रिचार्ज हो रहा है उसका 62% जो है वो एक्सट्रैक्ट हो रहा है। कुछ एरियाज में बहुत ज्यादा एक्सट्रैक्ट हो रहा है, कुछ एरियाज में कम एक्सट्रैक्ट हो रहा है। एरिया की बात है, कुछ एरियाज में बहुत पानी की कमी हो गई है। अब नेक्स्ट उससे आपको पता चलेगा। ये कौन बनाता है रिपोर्ट, जॉइंटली बनती है ग्राउंड वाटर रिपोर्ट, नोडल डिपार्टमेंट सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड एट पीरियोडिक इंटरवल्स। पीरियोडिक इंटरवल्स पे ये बनाई जाती है। डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स ऑफ इंडिया इज पब्लिश्ड बाय कंपाइलिंग द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी वाइज ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेस। 2004 में बनी, 9 में बनी, 11, 13 एंड 17, 20 में। ये आपको पूरा जो पूरा इंडिया का जो है डायग्राम, इसमें आपको पता चलेगा, इस मैप में पता चलेगा कहां कहां पर क्रिटिकली, मतलब जहां पर वाटर की बहुत कमी है, जहां पर कुछ है फिर भी सेफ ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन, 70% से ज्यादा ग्राउंड वाटर अवेलेबल है। ये जो लाइट ब्लू कलर ना, इसमें जो है यहाँ पे ये सेफ है अभी भी इंडिया का ग्राउंड वाटर। यहाँ पे सेमी क्रिटिकल जहाँ पे 70 to 90% एक्सट्रैक्शन हो रहा है, या ओनली 70% एक्सट्रैक्शन हो रहा है, उससे नीचे हो रहा है तो सेफ है, रिचार्जेबल हो जाएगा। बट जहां पे 70 to 90% हो रहा है वो सेमी क्रिटिकल है, ब्लू वन, ये जो ब्लू वाले दिख रहे हैं। फिर क्रिटिकल येलो में 90 to 100% जो एक्सट्रैक्शन हो रहा है, जो भी वाटर है उसका, ये येलो वाले पार्ट छोटे छोटे दिख रहे हैं आपको। राजस्थान, दिल्ली वाला एरिया, ये सारा। फिर ओवर एक्सप्लॉइटेड है राजस्थान, ये पूरा राजस्थान में। हाँ, क्योंकि इंडिया में पानी, इन एरियाज में ऑलरेडी पानी नहीं है, तो थोड़ा भी एक्सट्रैक्शन होता है तो वो हाँ ओवर एक्सप्लॉइटेड पे आएगा। ठीक है, नीचे वाले भी काफी एरियाज हैं। फिर सलाइन वाटर जहाँ पे खारा पानी है ना, सॉल्ट है वाटर में, इन एरियाज में। देन उसके बाद हिली एरियाज, और इसका तो नो डेटा होगा ही, क्योंकि ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। हमारे पास डेटा होगा कैसे, अंडमान निकोबार वगैरह का भी डेटा नहीं, इसमें कलेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद इसके लिए वाटर रिसोर्सेज के लिए एक नमामि गंगे योजना बनी थी, नमामि गंगे मिशन। सुना है नमामि गंगे मिशन के बारे में? काफी सारी चीजें इसमें, 3-4 चीजें हैं। नदियों को साफ किया गया, लोगों को आपस में कनेक्ट किया गया, इंडस्ट्री वगैरह का जो वेस्टेज है वो ना आए, उसके लिए काम किए गए, काफी सारे काम हुए। इसका 2015 में स्टार्ट हुआ था गंगा रिवर बेसिन पे। 20,000 करोड़ इसका क्या था, बजट था। ठीक है, और किसने नोटिफाई किया था, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा वाज नोटिफाइड एज एन अथॉरिटी अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, which is as the nodal agency responsible for monitoring and implementation of Namami Gange mission। कौन है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर आता है ये। ठीक है, 1986 के अंडर आता है नमामि गंगे मिशन। द एक्टिविटीज अंडरटेक एज अ पार्ट ऑफ मिशन रेस्ट अपॉन 4 पिलर, 4 पिलर हैं इसके अलग अलग। पहला है निर्मल गंगा, अनपॉल्यूटेड, नदियों को साफ करना। नेक्स्ट है अविरल, फ्लो कहीं पे भी रुके नहीं उसका, है ना, लगातार चलती रहे, कॉन्टिन्यूस फ्लो। फिर जन गंगा, पीपल एंड रिवर कनेक्ट, जो गंगा को मां मानते हैं उस सेंस में बताना कि आप पॉल्यूटेड कर रहे हो, तो पीपल रिवर कनेक्टिंग डेवलप करना। एंड ज्ञान गंगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होना उस एरिया में, कि कैसे बेटर रिसोर्सेज, बेटर टेक्नोलॉजी यूज करके और क्लियर किया जा सकता है। जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा, नॉलेज क्रिएट होगा, वो इसमें 363 प्रोजेक्ट चल रहे ऑलरेडी इस मिशन में, है ना। इंडस्ट्रीज को में, अलग अलग इंडस्ट्रीज में रिसर्च होना कि भाई क्या क्या चेंजेस तुम ला सकते हो अपने, जो तुम वेस्ट कर रहे हो और वो वाटर में आके मिल रहा है, उसको कैसे तुम कंट्रोल कर सकते हो, है ना। चलो नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज। ये सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पार्ट है, इसलिए हम इन चीजों को पढ़ रहे हैं। क्लाइमेट चेंज में इंडिया लॉन्च द नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज इन 2008।
ठीक है, एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया था 2008 में, जिसमें 8 नेशनल मिशन थे अलग अलग, है ना, टू एडवांस एक्शन ऑन कंट्रीज क्लाइमेट प्रायोरिटीज। उसमें मेजर डेवलपमेंट क्या क्या हुए हैं इस प्लान के अंदर, 2008 से अब तक क्या क्या मेजर डेवलपमेंट्स हुए। अभी अलग से पढ़ने वाला प्लान है ना, कि 8 मिशन कौन कौन से हैं, सारा अलग से डिटेल में पढ़ेंगे हम, इस पे एक अलग प्रॉपर वीडियो बनेगा ना। तो ये आपको पता चलेंगे नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज में क्या क्या नए नए कितने सारे प्रोजेक्ट्स आए। इन प्रोजेक्ट्स को थोड़ा थोड़ा देख लेंगे हम। पहला नेशनल सोलर मिशन, जो 100 गीगावाट तक हमको सोलर एनर्जी, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो 100 गीगावाट तक सोलर एनर्जी से प्रोड्यूस करनी है। फ्रॉम 2014 टू 15 स्टार्ट हुआ है 7 साल में, 22 तक का इसका टारगेट है, बट देखो कितने टाइम में होता है। दिसंबर 2021 में सोलर पावर कैपेसिटी 49.35 गीगावाट इंस्टॉल हो चुकी है ऑलरेडी। 100 गीगावाट करनी है लेकिन हमको। फिर नेशनल मिशन फॉर एनहांस एनर्जी एफिशिएंसी टू अचीव ग्रोथ विद इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी एनर्जी में, मैंडेटिंग रिडक्शन इन द एनर्जी कंजम्पशन इन लार्ज मैंडेटिंग रिडक्शन इन एनर्जी कंजम्पशन इन लार्ज एनर्जी कंज्यूमिंग इंडस्ट्रीज वगैरह में, फाइनेंसिंग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप टू रिड्यूस एनर्जी कंजम्पशन थ्रू डिमांड साइड मैनेजमेंट प्रोग्राम इन म्युनिसिपल बिल्डिंग एंड एग्रीकल्चर सेक्टर, कि कैसे एनर्जी की डिमांड को कम किया जा सके, कैसे एफिशिएंट एनर्जी डेवलप की जा सके, उसके लिए परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड पैट स्कीम बनाई गई 2012 में। इस पैट स्कीम में क्या होता है कि आप परफॉर्म करोगे और जो टारगेट्स आपको दिए हैं कि इतना रिडक्शन करना है आपको, है ना, जैसे मान लो आपको कहा कि कार्बन एमिशन में आपको 30% रिडक्शन करना है किस इंडस्ट्री में, अगर आप वो अचीव कर ले तो वो 30% जो आपके पास है ना वो सेलेबल है, आप उसको ट्रेड कर सकते हो, बेच सकते हो। ट्रेड जो आपने अचीव किया किसी और इंडस्ट्री को कि 30% तू मेरे से ले ले, तो अचीव नहीं कर पा रहा तो तेरा भी टारगेट पूरा हो जाएगा, मुझे पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये एक गवर्नमेंट की स्कीम है, इसमें गवर्नमेंट ने काफी अचीव की है चीजें। तो अभी करंटली पैट साइकिल 4 चल रही है। इन अंडर इम्प्लीमेंटेशन एनर्जी सेविंग ऑफ अप्रोक्सीमेटली 26 मिलियन टन आर एक्सपेक्टेड टू बी अचीव्ड। ठीक है, काफी सारी चीजें। उसके बाद नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, सब किससे रिलेटेड है ये, क्लाइमेट चेंज, नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज। नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, इंप्रूव्ड इकोसिस्टम सर्विस बाय इंक्रीजिंग फॉरेस्ट ट्री कवर by 5 million hectare and improving quality of forest cover and other 5 million, तो टोटल में 10 million हेक्टेयर को हमको फॉरेस्ट एरिया को वो करना है, कॉम्प्रोमाइज इसमें डेवलप करना है, सॉरी, है ना। तो इम्प्रूव्ड इकोसिस्टम सर्विस करनी है, 5 मिलियन हेक्टेयर जो फॉरेस्ट एरिया उसको बढ़ाना है, और जो ऑलरेडी 5 मिलियन हेक्टेयर है उसको इम्प्रूव करना है, तो टोटल 10 मिलियन हेक्टेयर एरिया को हमको इम्प्रूव करना है। इसमें कुछ सम दिए हैं, कुछ चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट मिशन है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल हैबिटेट। हैबिटेट मतलब रहने की जगह, जो हम रहने की जगह बनाए वो सस्टेनेबल हो, है ना, उसमें ऐसा मटेरियल यूज हो जो क्या हो, सस्टेनेबल हो, ना कि ऐसे जो एनवायरमेंट को हार्म करे। तो डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल हैबिटेट स्टैंडर्ड, प्रमोटिंग एनर्जी एफिशिएंसी एज अ कोर कंपोनेंट ऑफ अर्बन प्लानिंग। तो अभी जो एनर्जी है बिल्डिंग में, वहां पे सोलर पैनल वगैरह लगाए जाए और वो सारी चीजें की जाए। फिर स्ट्रेंथनिंग एनफोर्समेंट ऑफ ऑटोमेटिव फ्यूल इकोनॉमी स्टैंडर्ड, फ्यूल के जो इकोनॉमी स्टैंडर्ड्स हैं उनमें चेंजेस लाने की बात चल रही है। यूजिंग प्राइसिंग मेजर्स टू एनकरेज द परचेज ऑफ एफिशिएंट व्हीकल्स, ई व्हीकल्स, जैसे खुशी ने खरीदा था कि ऐसे व्हीकल यूज किए जाए, ई व्हीकल या फिर सोलर से चलने वाले, अभी बनेंगे तब बनेंगे वो तो, है ना, बट ई व्हीकल वगैरह एक नेक्स्ट टारगेट है कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो है वो मैक्सिमम यूज हो। कार्स भी कितनी सारी आ गई, बाइक्स भी आ रही हैं, स्कूटीज भी आ रही हैं, अलग अलग व्हीकल आ रहे हैं, उसके लिए इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं, सब्सिडी वगैरह। तो वही हमने इसमें इम्प्लीमेंटेड थ्रू 3 प्रोग्राम, 3 अलग अलग प्रोग्राम है इसके लिए। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल हैबिटेट, अटल मिशन ऑन रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, स्वच्छ भारत मिशन एंड स्मार्ट सिटीज मिशन, ये सारे अलग अलग प्रोग्राम्स हैं। ठीक है, तो इनके अलग अलग हैं कि फिर एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग रूल बनाए गए थे 2008 में कि बिल्डिंग में एनर्जी को कैसे कंजर्व किया जा सकता है ना। तो उसमें मैंडेटरी किया गया कमर्शियल बिल्डिंग के लिए टू हैविंग कनेक्टेड लोड ऑफ 100 किलोवाट और अबाउ। ठीक है, 100 किलोवाट और अबाउ का लोड होना चाहिए जो कमर्शियल बिल्डिंग्स है उनमें। ठीक है, 702 ऑफ कन्वेंशनल मेट्रो
इज ऑपरेशनल इन कंट्रीज, एडिशनल मेट्रो एंड रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट बढ़ाए जाएंगे। तो मेट्रोज और ये क्या है, फिर भी एफिशिएंट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट है। रोड्स वगैरह पे बस वगैरह बहुत पोल्यूशन क्रिएट करती है ना, ये इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है मेट्रो सारी, ठीक है, तो वो कम पोल्यूशन होगा। रैपिड ट्रांसपोर्ट के ये बहुत अलग अलग पार्ट्स को डेवलप किया जा रहा है, बहुत तरीके अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन के मोड्स को डेवलप किया जा रहा है। तुमने बहुत सारे नाम भी सुने होंगे, मोनोरेल सुना है, हाइपरलूप, है ना, तो काफी सारे पॉइंट्स है ये जिनको हम देखेंगे, इसके पार्ट है ये, इसलिए डेवलप किए जा रहे हैं सस्टेनेबल हैबिटेट हो सके। फिर नेशनल वाटर मिशन भी है जिसमें फोकस किया गया मॉनिटरिंग ऑन ग्राउंड वाटर, एक्विफायर मैपिंग, एक्विफायर मतलब जहाँ पे ग्राउंड वाटर अवेलेबल होता है ना, उनकी मैपिंग करनी कि कहाँ कहाँ अवेलेबल है, मैप पे पता चल जाए अपन को। कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग, तो इसी के अंदर क्या है, ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग का भी प्रोजेक्ट आया है कि रेन वाटर को हार्वेस्ट किया जा सके, है ना। फोकसिंग अटेंशन ऑन ओवर एक्सप्लॉइटेशन, जहां पे ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है जिन एरियाज में, उन पे अटेंशन हो। प्रमोटिंग बेसिन लेवल इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट, बेसिन के लेवल पे मतलब इन शॉर्ट जहां जहां वाटर को कंजर्व किया जा सकता है, हमको वाटर को कंजर्व करना है। नेक्स्ट क्या, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इसके लिए एग्रीकल्चर जो है वो सस्टेनेबल हो उसके लिए काम चल रहा है। तो अलग अलग हमने जैसे जीरो बजट फार्मिंग पढ़ा था, है ना, हाँ, जीरो बजट फार्मिंग जो पढ़ा था वो इसी के पार्ट है। या फिर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के और काफी सारी पार्ट्स आते हैं जहाँ पे सोलर पंप्स वगैरह यूज करने की बात चल रही है कि सोलर पंप यूज हो इंस्टेड ऑफ डीजल या फिर इलेक्ट्रिसिटी के, तो सोलर से चलने वाले पंप्स यूज हो, ठीक है। तो मिशन हैज रिजल्टेड द फॉर्मेशन ऑफ नेशनल इनोवेशन ऑन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर नेटवर्क प्रोजेक्ट। की टारगेट जो है क्या है, इंक्लूड कवरिंग 20 लाख हेक्टेयर ऑफ एरिया अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देना है। 87 लाख हेक्टेयर अंदर प्रिसीजन इरिगेशन, प्रिसीजन इरिगेशन का मतलब इरिगेशन जब होती है, तुमने देखा होगा इरिगेशन मतलब पानी देना, है ना, तो पंप लगा के पानी देते रहते हैं, है ना, तो पर्टिकुलर जितना रिक्वायर्ड है उतना पानी जाए, उसके लिए ड्रिप इरिगेशन भी एक टेक्निक होती है, तुमने सुना होगी। ड्रिप इरिगेशन में वो ड्रिप्स के थ्रू छोटे छोटे, जैसे हाथ में ड्रिप लगती है ना, वैसी ड्रिप्स के थ्रू पानी दिया जाता है। तो पर्टिकुलर हर पौधे के पास पानी जाता है और वो एक सिस्टम बना दिया जाता है जिससे एक्स्ट्रा पानी नहीं जाता जबरदस्ती का। अंडर द सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन 6 लाख हेक्टेयर अंडर डाइवर्सिफिकेशन टू लेस वाटर कंज्यूमिंग क्रॉप, की जो राइस क्या है बहुत ज्यादा वाटर कंज्यूम करता है, तो जो एरिया है उनको जहां पे कम है पानी, उन एरियाज को लेस वाटर कंज्यूमेबल क्रॉप्स की तरफ डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, जो राइस उगा रहे हैं। पंजाब में पानी की कमी हो गई बट वहां राइस कल्टीवेशन अभी भी बहुत ज्यादा होता है, तो उसको डाइवर्ट करना कि आप क्या प्रियांशु, इंदिरा गांधी कैनाल से सर वो करते हैं ना सर, वो तो पुराना हो गया ना, अब इंदिरा गांधी कैनाल में भी पानी कम होता जा रहा है ना। बात यह है कि पंजाब जैसे जिन एरियाज में पानी की कमी है और वो ज्यादा पानी यूज करने वाली क्रॉप्स को यूज कर रहे हैं, है ना, उनका कल्टीवेशन ज्यादा कर रहे हैं, तो उन्हें डाइवर्सिफाई करके लेस वाटर कंज्यूमिंग क्रॉप्स की तरफ डाइवर्ट करने का वो चल रहा है। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल हिमालयन इकोसिस्टम, इसमें हिमालयन इकोसिस्टम है उसको और सस्टेनेबल वे से प्रिजर्व करने का और डेवलप करने का, टू कंटिन्यूअसली असेस द हेल्थ एंड स्टेटस ऑफ हिमालयन इकोसिस्टम, enable policy bodies in their policy formulation, establish relevant climate change in existing institutions of Himalayan states, regional cooperation, जो regional cooperation हो सके नेबरिंग कंट्रीज वगैरह से, जैसे हिमालय किसके साथ कनेक्ट हो रहा है, नेपाल के साथ, भूटान के साथ, चाइना के साथ, कुछ एरिया है ना, तो उन सब कंट्रीज के साथ, म्यांमार के साथ हम ऐसे कुछ प्रोजेक्ट चला सके जिनसे कि हिमालय की हेल्थ को और इकोसिस्टम को सस्टेन किया जा सके। सेंटर फॉर ग्लेशियोलॉजी हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन वाडिया इंस्टीट्यूशन ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, जिससे ग्लेशियर जो ग्लेशियर्स हैं जो मेल्ट हो रहे हैं उनकी हेल्थ को देखा जा सके, है ना। उसके लिए स्टेट क्लाइमेट चेंज सेंटर डेवलप किए गए हैं, 40 कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, 40,000 पीपल हैव बीन ट्रेन्ड अंडर दीज प्रोग्राम्स, है ना। एंड इंटर यूनिवर्सिटी
कंसोर्टियम ऑफ 4 यूनिवर्सिटी, 4 हिमालयन यूनिवर्सिटी है जिनका एक जगह पे ये क्रायोस्फीयर एंड क्लाइमेट चेंज हैज बीन फॉर्म, जिसको क्रायोस्फीयर वगैरह पे ये डिटेल में डिस्कस करने वाली चीजें लेटर ऑन, अभी तुमको ये पता होना चाहिए कि ये काम चल रहा है इंडिया में, ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। नॉलेज बिल्ड करना, अवेयरनेस बिल्ड करना, और या फिर नॉलेज कि क्या क्या क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसका इम्पैक्ट क्या क्या हो सकता है, वो एक नॉलेज बिल्ड करना टू गेन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लाइमेट साइंस, कि क्लाइमेट में क्या क्या चेंज हो रहे हैं उसकी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आ सके, ठीक है। नेटवर्क अमॉन्ग एग्जिस्टिंग नॉलेज इंस्टीट्यूशन इंगेज इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन इन्हीं की रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगे हुए। देखो ये चीजें बहुत समझने वाली नहीं है ना, ये चीजें तुमको पता होनी चाहिए। अब उसमें क्या क्या हो रहा है ये तुमको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद एक्सपेक्टेड CO2 एमिशन रिडक्शन बाय इंडियन रेलवे थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी, कि इंडियन रेलवे का प्लान है कि वो रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करके क्या करेगी, CO2 एमिशन में रिडक्शन करेगी। अब हर जगह पे एक तो तुमने देखा होगा रेलवे में वो नहीं है, इलेक्ट्रिक ट्रेन नहीं चलती है ना। जैसे जयपुर को देख लो आप, जयपुर में लाइन्स ही नहीं है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ही नहीं है अभी, है ना। तो वहां पे बहुत जगह पे इलेक्ट्रिक ट्रेन नहीं चलती है, वहां सब जगह पे इलेक्ट्रिक ट्रेन लाने का प्रोग्राम है ना। फिर सोलर एनर्जी, रेलवे स्टेशन जो है वो सोलर एनर्जी पे काम करें, ठीक है। हाँ लग रही है, धीरे धीरे सब जगह लग रही है, ठीक है। सोलर एनर्जी पे काम करें, तो इम्प्लीमेंटेशन जो ये रेलवे इसको इम्प्लीमेंट कर देगा जो टारगेट है, उसके बाद 2029-30 तक 6, इसको किस पे लाना है, एमिशन को 6 मिलियन टन पे लाना है। अगर वो नहीं एमिट, ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ प्रॉपर तरीके से, तो वो एमिशन क्या होगा, 60 मिलियन टन रेलवे का, है ना, 2030 तक। अभी एट प्रेजेंट क्या है, 25-24 इम्प्लीमेंटेशन हुआ है इसका 2019-20 में, तब 23 था, अब वो एक कम हो गया, अदरवाइज 25 होता, फिर 23 तक भी वो इतना होगा, फिर धीरे धीरे कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, PM कुसुम योजना, PM कुसुम स्कीम। इस स्कीम में क्या है, फार्म सेक्टर, स्पेसिफिक फार्म सेक्टर को सस्टेनेबल एनर्जी के रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाने, है ना। तो इसमें क्या, सोलर कैपेसिटी 30.8 गीगावाट ऑफ सोलर कैपेसिटी विद सेंट्रल फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ ओवर 34,000 करोड़। एक तो सेंट्रल का इसमें पूरा इन्वॉल्वमेंट है, सेंटर इसको फाइनेंस कर रहा है 34,000 करोड़, और इतनी इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी बिल्ड करनी है 30.8 गीगावाट एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, ठीक है। उसमें क्या क्या होगा, इंस्टॉलेशन ऑफ 10,000 मेगावाट ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड ग्रिड कनेक्शन। ग्रिड कनेक्शन मतलब जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है ना, एक जगह से दूसरी जगह पे, हाँ पावर जा रही है। कनेक्टिविटी सोलर पावर प्लांट ईच कैपेसिटी अप टू 2 मेगावाट, तो हमको 10,000 मेगावाट की डिसेंट्रलाइज, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से ना जाए, इंस्टेड ऑफ फार्म्स पे लगी हुई वो सोलर पैनल्स लगे हुए, जहां से डायरेक्ट आपके पास इलेक्ट्रिसिटी आ पाए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 20 लाख स्टैंड अलोन सोलर पावर्ड एग्रीकल्चरल पंप बनाने, स्कॉलराइजेशन ऑफ 15 लाख एग्जिस्टिंग ग्रिड कनेक्टेड, सोलराइजेशन सॉरी मुझे लगा, हाँ सोलराइजेशन ऑफ 15 लाख, ऑलरेडी कितने एग्जिस्टिंग ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चर पंप है 15 लाख, उनको सोलराइज करना है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी से चल रहे हैं, सोलर एनर्जी से नहीं चल रहे, ठीक है। तो ये इसके टारगेट्स हैं। इसके लिए आरबीआई ने कुछ वो किया है कि फाइनेंस किया है 77,000 स्टैंड अलोन सोलर पंप की, वो चल रही है 25.25 मेगावाट कैपेसिटी सोलर पावर प्लांट लगा रहे हैं, है ना। 31 दिसंबर तक ये हो चुका था। आरबीआई ने इंक्लूडेड दीज कंपोनेंट्स अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। तो आरबीआई ने क्या किया है, आरबीआई इंक्लूड सोलर पंप्स एंड ऑल दीज सेक्टर्स, ऑल दीज कंपोनेंट्स अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। कि आपको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग तो पढ़ लिया होगा, क्या होती है। हर देखो, हर बैंक, मतलब हर बैंकिंग में क्या है कि आपको प्रायोरिटी सेक्टर का मतलब तो पता है, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होती है,
उनको आपको स्पेसिफिक लैंडिंग करनी पड़ती है, कुछ पैसा है ना, और उस पैसे से तुमको इंटरेस्ट भी कम मिलता है, पर वो करना पड़ता है। तो ये जो चीजें हैं इनको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में आप लोगे, जिससे कि लोन मिल सके फार्मर्स को ये सब इंप्लीमेंट करने के लिए। अदरवाइज कहाँ से करेंगे? ठीक है, इसमें सोलर पार्क्स बन रहे, सोलर एनर्जी पार्क्स वगैरह काफी चीजें हो रही है। ठीक है, अब इसको अलग से कुसुम योजना को अलग से भी डिटेल में पढ़ेंगे हम। डिफरेंट डिफरेंट फेज में काम कर रही है ये। मेन इसका जो खास कब इंप्लीमेंट हुई है और क्या है इसका टारगेट से, क्यों क्या है सोलर कुसुम योजना, क्या है पीएम कुसुम योजना, वो तुमको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, ग्लासगो सीओपी समिट जो हुआ है लास्ट ईयर, 26 सेशन हुआ है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी सीओपी का। कहाँ पे हुआ है? ग्लासगो में। ठीक है, ग्लासगो का है, यूके की एक प्रेसिडेंसी है। ऑन 31 अक्टूबर टू 13 नवंबर 2021 में ये हुआ। इसमें क्या हुआ, ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट हुआ एक, जिसमें emphasize adaptation, mitigation and finance, technology transfer, capacity building, loss and damage of environment, इन सब पे काम होगा। डिसीजन अर्जेस टू डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज को बोला गया कि आपको क्या है, इनको बहुत टाइम से हो रहा है कि $100 बिलियन देने थे, जिसमें पेरिस समिट में ये डील हुई थी, बट वो अभी तक आए नहीं। तो उनको कहा गया कि 2025 तक आपको डेवलपिंग कंट्रीज और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को ये पैसा देना है, जिससे कि वो सस्टेनेबल एनर्जी की टेक्नोलॉजीज को डेवलप कर पाए, उनको इंप्लीमेंट कर पाए। एंड एम्फसाइज इंपॉर्टेंस ऑन ट्रांसपेरेंसी इन इंप्लीमेंटेशन ऑफ दीज प्लेजेस। ये प्लेजेस जो लिए इनको इंप्लीमेंटेशन में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ठीक है, डेवलप्ड कंट्रीज को लीस्ट एटलीस्ट डबल एडेप्टेशन फाइनेंस को डेवलपिंग कंट्रीज के लिए डबल करना चाहिए बाय 2025। तो ग्लासगो में सीओपी 26 मीटिंग हुई है, किसकी? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की। ठीक है, इसमें ये सारी चीजें डिसाइड हुई थी। क्या अपन ने पढ़ लिया है इसको, $100 बिलियन तक देना है डेवलप्ड कंट्रीज को, डेवलपिंग कंट्रीज को, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को 2025 तक। 2 ईयर ग्लासगो शर्म अल शेख वर्क प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। इसके अंदर ये इतना तुमको पता होना चाहिए, शर्म अल शेख प्रोग्राम किसका है। ग्लासगो मीटिंग में 2 ईयर प्रोग्राम स्टार्ट किया है। इसका बेसिक क्या है कि कैसे क्लाइमेट चेंज में फाइनेंशियल हेल्प की जा सके। ठीक है, द ग्लासगो डायलॉग बिटवीन पार्टीज एंड रेलेवेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टेक होल्डर्स ऑन लॉस एंड डैमेज वाज एस्टैब्लिश्ड टू एक्सप्लोर द वेज टू फंड लॉस एंड डैमेज ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। कि क्लाइमेट चेंज से जो भी डैमेज हो रहा है, लॉस हो रहा है, उसको कंपनसेट किया जा सके। ठीक है, इसमें डिसाइड हुआ है कि एनुअल हाई लेवल मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स होंगी। ठीक है, बाकी इसका इतना कुछ नहीं है। पेरिस एग्रीमेंट में जो भी चीजें थी मीटिंग पेरिस एग्रीमेंट में, वो सारी जो है उनको इंप्लीमेंट करना। पेरिस एग्रीमेंट का 4th सेशन है। इंडिया ने नेशनली डिटरमाइंड, क्या है ये? कमिटमेंट कंट्रीब्यूशन है, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। किसमें? CO2 एमिशन कम करने में, या फिर हमारे खुद के हमने टारगेट डिसाइड किए कि हम इतना CO2 का एमिशन कम करेंगे, एनवायरमेंट के सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे। तो इंडिया सबमिटेड इट्स नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन अंडर द पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट में ये डिसाइड हुआ था कि हर कंट्री को अपना एक नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन की CO2 एमिशन में ये हम कम करेंगे, ये आपको बताना है। कीपिंग इट्स डेवलपमेंट इंपेरेटिव्स इन माइंड, कि इंडिया ने कि हमको डेवलपमेंट सस्टेनेबल वे से करना है, इसलिए उसको सबमिट किया है। क्या किया है? रिड्यूस द एमिशन इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी बाय 33 to 35% बाय 2030। हम ट्राई करेंगे कि 33 to 35% जीडीपी का हम कम कर पाए एमिशन, कंपेयर टू 2005 लेवल। 2005 लेवल पे जो हम कर रहे थे जीडीपी का, उससे 30 से 33%, 33 to 35% हम रिड्यूस करेंगे। क्रिएट एन एडिशनल कार्बन सिंक ऑफ 2.5 to 3 बिलियन टन of CO2 equivalent through additional forest and tree covered by 2030। कि इतने पेड़ लगाएंगे। पेड़ क्या करते हैं? CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो इतने पेड़ लगाएंगे कि कार्बन जो है 2.5 to 3 बिलियन टन ऑफ CO2 वहां एब्जॉर्ब हो सके, कार्बन सिंक बन सके वो। नेक्स्ट क्या है? अचीव अबाउट 40% क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल रिसोर्सेज बाय 2030। नॉन फॉसिल फ्यूल मतलब पेट्रोलियम, डीजल वगैरह से नहीं जनरेट होगी, कोल इनसे जनरेट नहीं होगी। फिर इंडिया इनिशिएटिव एट द इंटरनेशनल स्टेज। इंडिया ने इंटरनेशनल स्टेज पे कुछ इनिशिएटिव स्टार्ट किए।
पहला लाइफस्टाइल ऑफ एनवायरमेंट, लाइफ नाम से एक प्रोजेक्ट है, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2021 नवंबर में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर प्रपोज अ वन वर्ल्ड मूवमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लाइमेट, लाइफ नाम से, कि लाइफस्टाइल ऑफ एनवायरमेंट नाम से एक प्रोग्राम के लिए COP26 में ग्लासगो में ही इसको प्रपोज किया। दिस मूवमेंट कॉल्स फॉर कमिंग टुगेदर, this movement calls for coming together with collective participation to take lifestyle for environment forward as a campaign, as a mass movement for environmentally conscious lifestyle, कि लोगों के अंदर से मास मूवमेंट मतलब सबका साथ सबका विकास, जो मोदी जी बोलते हैं, मास मूवमेंट का मतलब लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट कर दी। जैसे स्वच्छ भारत अभियान में क्या हुआ, हर इंसान के मुंह पे क्या था, कोई कचरा बाहर मत डाल, मेरा देश है ये, है ना। तो वो क्या है, मास मूवमेंट, सब मिलके कर रहे हैं। इसी तरह से कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन के लिए हम सब मिलके एनवायरनमेंट के हिसाब से काम करें, ठीक है। तो एनवायरनमेंट के हिसाब से काम करें, सारी चीजें जो भी हम काम कर रहे हैं ना, पानी खराब कर रहे हैं, पानी वेस्ट कर रहे हैं, या फिर एयर पोल्यूशन कर रहे हैं किसी भी तरह से, कोई सिगरेट पीता है तो दिन के 5 पीता है तो 4 कर दो, 3 कर दो, पोल्यूशन कम होगा है ना। तो ये तो मजाक की बात है, बट जैसे बहुत छोटी छोटी चीज होती है कि आपको मुश्किल से 1 किलोमीटर जाना है और आप गाड़ी निकाल के जा रहे हो सामान लेने, है ना, इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट कि तुम पैदल चले गए, साइकिल पे चले गए, है ना। ऐसी चीजों को यूज करके जब लाइफस्टाइल हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली यूज करने स्टार्ट करेंगे ना, कचरा नहीं फैलाएंगे, है ना, हजार्डस वेस्ट को रिसाइकिल करेंगे। हमारे पास घरों में पड़े होंगे 50-50 फोन, वो छोटे वाले पहले वाले जो आते थे, आज तक कोई किसी को नहीं देके आता कि रिसाइकिल वाली जगह पे दे दे। तुमने दे दिए, नॉर्मल बहुत लोग हैं, है ना। कॉन्शियस लाइफस्टाइल को करें, है ना, मैनर दैट रिवॉल्यूशनाइज करना है मैनी सेक्टर एंड डाइवर्स एरिया सच एज फिशिंग, एग्रीकल्चर, वेलनेस, डाइटरी चॉइसेस, पैकेजिंग, हाउसिंग, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, क्लोथिंग, फैशन, वाटर मैनेजमेंट एंड एनर्जी। इन सभी सेक्टर में जो भी हमारे चॉइसेस होंगे लाइफस्टाइल के, वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं। ये प्रोग्राम है जो हमने प्रपोज किया। नेक्स्ट क्या है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये भी हमने प्रपोज किया था, है ना, इन नवंबर 2021 लॉन्च द जॉइंट ग्रीन ग्रिड। ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस अभी नहीं लॉन्च हुआ, जॉइंट ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव, वन सन वन वर्ल्ड ग्रिड जो है, इसे लॉन्च किया गया है ना। इसमें क्या है कि वर्ल्ड लीडर इन ग्लासगो में क्या किया, क्रिएट अ ग्लोबली इंटरकनेक्टेड ग्रीन ग्रिड, कि पूरा वर्ल्ड जो है ना, सोलर जो है क्या है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाले एरिया में सन की लाइट्स होती हैं, तो वहां पे पूरे वर्ल्ड में वो जो पार्ट है उसमें इंटरनेशनल सोलर अलायंस के वो सब मेंबर है ना, वो सब मेंबर है जो अपने अपने देश में सोलर कैपेसिटी, सोलर एनर्जी को डेवलप करने में काम करेंगे, और फिर ट्राई करेंगे कि पूरे वर्ल्ड में वहीं से ग्रिड सिस्टम बने, वहां से पूरे वर्ल्ड में ग्रिड जाए और सोलर एनर्जी पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट हो सके। तो वन वर्ल्ड वन ग्रिड सिस्टम जो है, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड सिस्टम को इंप्लीमेंट करने की बात चल रही है। बिल्डिंग अपॉन एग्जिस्टिंग रीजनल ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर विच विल इनेबल सोलर एनर्जी जनरेशन इन रीजन विद हाई पोटेंशियल एंड इट्स इवैक्यूएशन डिमांड सेंटर। अच्छा, अब देखो क्या है, ये डेवलपिंग कंट्रीज के पास तो इतना पैसा नहीं है, तो इनकी डिमांड क्या है कि आप डेवलप्ड कंट्रीज इनको फंड करो, तो लेटर ऑन आपको ही बेनिफिट होगा, हमारा एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन होगा, एनवायरनमेंट सस्टेनेबल तरीका है ये, आप फंड करोगे सोलर एनर्जी तो सारे पूरे वर्ल्ड में एनर्जी, सोलर एनर्जी पहुंच पाएगी। आईएसए सेक्रेटेरिएट टू मोबिलाइज पॉलिटिकल सपोर्ट, पूरे वर्ल्ड से पॉलिटिकल सपोर्ट मोबिलाइज करने के लिए इस पे काम चल रहा है, ठीक है। आईएसए हैज अटेन्ड अ परमानेंट ऑब्जर्वर स्टेटस, यूएन जनरल असेंबली में परमानेंट ऑब्जर्वर स्टेटस मिल गया आईएसए को। इट हैज साइन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क, यूएनएफसीसीसी, इसको पढ़ेंगे हम, डिटेल में पढ़ेंगे। फ्रेमवर्क काउंसिल है ये क्लाइमेट चेंज के लिए, है ना। एट COP26 support ISA membership in developing a roadmap for and implementation their respective nationally determined contribution under the Paris Agreement। ठीक है, बात समझ आ गई। कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी एक इंटरनेशनल क्या है, अग्रीमेंट है, एक इंडिया का कॉल है कि आपको जो है ना एक कोलिशन बनाना चाहिए, ग्रुप बनाना चाहिए
सपोर्ट सिस्टम बनाना चाहिए फॉर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर। रेजिलियंट मतलब डिजास्टर रेजिलियंट, कि अर्थक्वेक आए और बिल्डिंग टूट गई, कोलैप्स हो गई, सब मर गए। तो डिजास्टर्स जो आते हैं उनको रेजिस्ट कर सके ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना चाहिए। उससे ग्लोबल अटेंशन लाने की बात कही गई है। CRDI लॉन्च इन सितंबर 2009 में ये लॉन्च हुआ था। इट्स मेंबरशिप हैज एक्सपेंडेड टू 28 मेंबर्स, है ना। 7 मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं with several members countries committing to provide technical assistance and financial support. In addition to India's seed funding of US, इंडिया ने सीड फंडिंग समझते हो? इनिशियली जो पैसा लगाया जाता है, फर्स्ट तुमने कई बार सुना होगा कि स्टार्टअप्स को सीड फंडिंग मिली है ना। शुरू में ही जो पैसा लगाया जाता है दैट इज कॉल्ड एज सीड फंडिंग। इंडिया ने $70 मिलियन इसमें लगाए थे। द यूनाइटेड किंगडम ने, यूनाइटेड स्टेट एंड नीदरलैंड्स हैव प्लेज्ड 1 मिलियन और USD 9.2 मिलियन और 100,000 यूरो, सबने अलग अलग रिस्पेक्टिवली, तीनों का है अलग अलग, तो इस प्रोग्राम में लगाए थे। ठीक है। मार्च 2021 में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया, यूके, इटली और फिजी ने लॉन्च किया 3rd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर विच डिस्कस्ड की ग्लोबल इश्यूज अराउंड रेजिलियंस ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये अब 3rd इसका फेज एक तरह से स्टार्ट किया गया। ठीक है। अब लास्ट जो है वो लीड IT ग्रुप है। क्या है नाम, क्या है? लीड ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन। इंडस्ट्री में जो चेंज होगा, अभी इंडस्ट्री क्या है, कोल के बेसिस पे चल रही है, डीजल के बेसिस पे, पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, है ना। उसका ट्रांजिशन करना है हमको सोलर की तरफ या विंड एनर्जी की तरफ, इन चीजों में, तो उसमें पैसा लगेगा, है ना। तो ये उसके लिए है। लीड वाज लॉन्च बाय इंडिया एंड स्वीडन। स्वीडन और इंडिया ने मिलकर लॉन्च किया विद द सपोर्ट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम at the climate change action summit in New York in September 2019. In November 2000 joint ministerial statement release किया गया। Leadership summit called countries and companies to come out with roadmap for deep reduction in emission across all heavy industry and value chain। कि deep वहां पे सबसे ज्यादा emission वहां से हो रहा है CO2 का, तो वहां सबसे कम करना है। ठीक है, कि अगले 10 साल में emission कम हो। तो यहाँ हमारा इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर 6 खत्म हो गया। अब तक हम 6 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अब बचे कितने हैं? 7th, 8th, 9th और 10th, 4 चैप्टर। ठीक है, समझ आ गया? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो चैप्टर 6 कंप्लीट हो गया इकोनॉमिक सर्वे का।